उसी के आधार पर हमारा क्या होगा, हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करोगे, हाइपोथेसिस को बनाओगे, लिखोगे आप, ठीक है। अब उसमें देखना है कि भाई जितनी आपने क्रिटिकल स्टार्ट करी है, इकट्ठी करी है, सेंट ट्रेनिंग का मस्कुलर एंडोरेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है, आपने देखा कि भाई 100 इकट्ठी करी, 100 के अंदर 70 में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और करीब 30 में क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा या कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 70 तो हो गया। 70 का मतलब हमारा तराजू भारी हो गया। तो हम यहाँ पर जो हाइपोथेसिस लिखेंगे, हाइपोथेसिस हमारी कितने प्रकार की यूज करते हैं हम लोग सोशल इसके अंदर, साइंस के अंदर, कौन कौन सी, एक नल हाइपोथेसिस और एक रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, ये रिसर्च ही हमारी क्या कहलाती है, अल्टरनेट, ठीक है, रिसर्च को हम अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट है ना। हमें क्या करना है, हमें नल यूज करना है, ठीक है। कोई बोलेगा सब हमको पता है कि सर 70% जब वो बोल रहा है कि सेंट रनिंग से हमारा मस्कुलर एंडोरेंस, उसके बाद ही आप नल क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि क्या होता है, हम नल इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारी हाइपोथेसिस जो है क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। जब आपने हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, नल हाइपोथेसिस इसलिए यूज करता है एक रिसर्चर कि वो एक्चुअली नल हाइपोथेसिस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। नल का मतलब क्या था, शून्य, शून्य परिकल्पना, ठीक है ना, नो डिफरेंस। भाई मस्कुलर एंडोरेंस पहले भी ऐसी था, बाद में भी ऐसी रहा। नल का मतलब ये होता है, वो जानबूझ के यूज की जाती है सोशल साइंस के अंदर जिससे कि वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ध्यान रखना, जिससे कि वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस यूज की जाती है। अब हमें इस रिव्यू ऑफ रिटन लिटरेचर से हमें फायदा क्या क्या होगा कि हाइपोथेसिस डिजाइन कर दी हमने एक, ठीक है, और दूसरा हम जो इंट्रोडक्शन पोर्शन लिख रहे थे इसमें हमें इससे बहुत फायदा मिला। उसके बाद जब हम थीसिस मेन बनती है, जो रिसर्च रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर डिस्कशन वाला जो पोर्शन होता है, डिस्कशन, उसके अंदर इसका बहुत अहम योगदान होता है रिव्यू ऑफ रिटन लिटरेचर का। आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको पता पड़ गया हाइपोथेसिस लगभग हम लोग क्या यूज करते हैं, नल। जितने भी सोशल साइंस है उसमें नल हाइपोथेसिस यूज किया जाता है, ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं यहाँ पर कितना, 0.05। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है वो सुन रहे, क्योंकि हाइपोथेसिस से संबंधित वो चीज है। सिग्निफिकेंस का मतलब सार्थकता का स्तर, कि भाई जो हमारा रिजल्ट आएगा या जो हमने हाइपोथेसिस दी है वो कितनी सार्थक होगी, सार्थक में कितनी सही होगी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि सोशल साइंस के अंदर हम यूज करते हैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब 5% हमारे हाइपोथेसिस के गलत आने की संभावना है, ठीक है, और 95% हमारी क्या सही आएगी। तो 95% सही आएगी तो इसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाएगा ये। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95%, 5% हमारे क्या है, गलत आने की संभावना है। जो हमने हाइपोथेसिस दी है वो 5% संभावना गलत आ जाए, बट 95% हमारी बिल्कुल सही आएगी जो हमने दी है। समझ में आएगी बात? सर कोफिशिएंट में भी यही होता है सब जगह, कोरिलेशन कोफिशिएंट। एग्जैक्टली। कोरिलेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। टी टेस्ट क्या स्टैंडर्ड टूल है जिससे कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी टाइटल कैसा है, आपकी स्टडी कैसी है, कौन सी स्टैटिस्टिक यूज हो रही है, कोरिलेशन यूज हो रहा है या टी टेस्ट यूज हो रहा है या एफ टेस्ट यूज हो रहा है या
एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस यूज हो रहा है, ठीक है, या मान विटनी यू टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है सबके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू आती है। पहले ये चीज समझ में आ गई कि जब हाइपोथेसिस लिखी जाती है तो हम सोशल साइंस के अंदर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं। अगर मेडिकल साइंस होती तो उसके अंदर 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज होता है। कहने का मतलब 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसका कि भाई जो हमने दवाई बनाई है इस दवाई से सिरदर्द बिल्कुल ठीक होगा 99%। अगर वहां भी 0.05 लगेंगे इसका मतलब 5% संभावना गलत की होगी ना, एरर के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वहां तो जिंदगी मौत का सवाल है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए 0.05 लेवल सब सिग्निफिकेंस को यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो सर एक एक क्वेश्चन ये था सर हाँ कि 0.05 और 0.01 ही क्यों लेते हैं सर, जबकि टेबल में वैल्यू तो कहीं दी रहती है। ये हमारे जो बोला ना हमने वैज्ञानिकों ने फिक्स कर रखा है। इसको फिक्स किया गया है कि भाई ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 0.01 लेंगे मेडिकल साइंस के अंदर और सोशल साइंस के अंदर 0.05 लेंगे। बट जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है तब आप जब रिजल्ट लिखते हैं तब आप वहां लिख सकते हैं कि भाई ये 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में भी सार्थक है। समझ में आया? किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ, वो 0.01 लेवल पे भी सार्थक है। जब रिजल्ट हम देखते हैं तब की बात है, ठीक है ना। सर एक कंफ्यूजन और था इसमें सर, जो कोरिलेशन का अलग होता है सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। मैं बुक लाया दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। उसमें सर कोरिलेशन कोफिशिएंट में 0.05 का परसेंटेज क्या रहता है, जैसे इसमें 95% रहता है। उसमें सेम यही है, अच्छा, सबका यही है। चार्ट अलग अलग होते हैं। वहां तो लेवल सिग्निफिकेंस ही तो बोलोगे वहां पर, यहाँ लेवल ऑफ कोरिलेशन थोड़ी बोलता है यहाँ पर, वहां भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही बोलना है। बट स्टैटिस्टिकल जो टूल यूज कर रहे हैं वो कोरिलेशन यूज कर रहे हैं आप, जी सर। ठीक है। उस पे भी आगे आऊंगा, पता पड़ेगा अभी आपको, आप पहले ही देखते हैं। सर, सब हाँ जो नल हाइपोथेसिस हमने ली और बाय चांस वो रिजेक्ट नहीं होती है, हाँ, हमने रिसर्च की अपनी और वो रिजेक्ट accept नहीं होती है, हुई, वो एक्सेप्ट जी सर। उसी को टाइप 1 एरर कहते हैं, पढ़ा है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, Type उसी को टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, इसका मतलब आपने जो सैंपलिंग करी है उसमें गड़बड़ी है कहीं, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, जब भी ऐसा एरर आता है बोलते हैं ड्यू टू सैंपल एरर, उसमें लिखा जाता है नीचे चीज एक्सेप्ट हो गई, तुमने एक चीज ऐसी बनाई कि जो उससे अच्छी हो सकती है। सपोज मैं कहता हूं कि एक 4th क्लास का बच्चा और एक 12वीं क्लास का बच्चा, इन दोनों बच्चों की मैं हाथों की ताकत नापना चाहता हूँ, किसकी ताकत ज्यादा होगी ना। हमने 12वीं क्लास की है, तब भी मैं नल हाइपोथेसिस यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ कि रिजेक्ट हो जाए और बाय द वे एक्सेप्ट हो जाती है कि दोनों में अंतर नहीं है। इसका मतलब सैंपलिंग एरर हुई। यहाँ जो लड़के लिए गए थे 4th क्लास वाले बच्चे, वो ताकतवर सेलेक्ट हो गए, और यहाँ जो सेलेक्ट हुए थे सैंपलिंग के अंदर वो मरे मराए सेलेक्ट हो गए जो बीमार थे। समझ में आया? तो यहाँ एरर आए तो हम बोले ये ड्यू टू सैंपल एरर हो गई, सैंपलिंग में गड़बड़ी कर रखी है आपने। इसलिए जब भी रिसर्च की जाती है सैंपलिंग बहुत तरीके से किया। कोई और स्टडी में सर जेन्युइन भी हो सकती है सर, क्योंकि इसमें तो देखते ही बन रहा है कि सैंपलिंग एरर है, क्योंकि नजरे से पता चल रहा है। कुछ ऐसी स्टडी होती है बहुत सिमिलर होती है, बहुत उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब 4th क्लास की जगह अगर 9th क्लास हो सकता है सर। नहीं, अब जैसे इन्होंने बोला ना, आप खुद उसी बात पे आओ। मैंने अभी 2 प्रकार की बनाई हाइपोथेसिस, एक रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस में तो ये कहेगा कि भाई ये अच्छा है ये खराब है, ये बात बोलना चाह रहे थे ना, तो रिसर्च हाइपोथेसिस हुई ना वो। बट तब भी हम नल यूज कर रहे हैं, यही तो बात है। अगर एक्सेप्ट होती है, सपोज हमने रिसर्च हाइपोथेसिस यूज करी, रिसर्च हाइपोथेसिस यूज करी कि भाई ये अच्छा है और ये खराब है, बाय द वे ऐसा नहीं आया, तो वो टाइप 2 एरर कहलाता है। ये बोलना चाह रहे थे ना, इसी को कहते हैं टाइप 2 एरर। अब इधर मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। ये हरियाणा वाले हैं और ये हमारे पास बिहारी। मैंने कहा ताकत देखी जाए, ताकत किसमें ज्यादा होगी आप बताना। हरियाणा वाले में है ना, तो जग जाहिर हो गया, पूरे मेडल यही जीत रहे हैं, सब कुछ यही जीत रहे हैं,
ठीक है, ब्लड जहां भी युद्ध हो रहा है तो हम रेल बना रहे हैं सबकी, है ना। अच्छा, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ आर्म स्ट्रेंथ बिटवीन हरियाणा पीपल्स एंड बिहारी पीपल्स। ठीक, जब मुझे मालूम है कि हरियाणा वाले ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किससे, बिहारी से, विद रिस्पेक्ट टू आर्म स्ट्रेंथ के मामले में ये बढ़िया। मैंने यूज क्या किया, नल हाइपोथेसिस, मैंने H0 यूज किया। H0 का मतलब मैंने क्या बोल दिया कि ये H और B दोनों बराबर है, अंतर नहीं है इनमें, यही तो कह रहा हूं मैं, है कि नहीं। कायदे में होना क्या चाहिए था, ये मुझे मालूम है सब कुछ, मुझे मालूम है, मैंने पूरी जितनी रिव्यू लिटरेचर खोजे मैंने उसमें देखा हरियाणा के बंदे बहुत ताकतवर है बिहारियों से, यहाँ मुझे पता है, ये लिखा हुआ है मैंने। एक्चुअल स्थिति ये है, एक्चुअल स्थिति क्या है, ये है, बट और हमने हाइपोथेसिस क्या लगा दी, दोनों में अंतर नहीं है। बाय द वे ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये अगर एक्सेप्ट हो गई तो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है टाइप 1 एरर। सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा एक बन रहा है कि सर अगर हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये स्टडी में अंदर लागू है या रिजेक्ट करते हैं, जब किसी की वो थीसिस तब लगाते हैं कि ये रीजन देते हैं कि टाइप 1 एरर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो मैं बता रहा हूं, टाइप 1 एरर का मतलब आपकी सैंपलिंग एरर, भाई एरर तो आ गई, क्यों हुआ ऐसा, तो आपको जवाब जस्टिफाई करना पड़ता नीचे। अब खुद सोचने की बात है, मैं तो देखो इतना आराम से उदाहरण समझा रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा रिसर्च की फील्ड में घुसता है ना अंदर, तो उनके तो दिमाग में था कि है तो रिजेक्ट हो गई, तो सोचता है मेरी पीएचडी भी रिजेक्ट हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई तो रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं हम, अभी तो बोलते हैं रिसर्च, दोबारा से सर्च करना, तुमने कर दिया, तुम्हारे पे ये करेंगे रिसर्च। आप कहते हुए दोनों में अंतर नहीं आया, इन्होंने कहा सब आएगा अंदर, इनका ड्यू टू सैंपल एरर था। बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई जो हरियाणा है बिहारियों से एक्चुअली बहुत ताकतवर है, और जो हमने सैंपलिंग करी, पता पड़ा जो सैंपलिंग करी होगी आपने, भाई बिहार के 100 बंदे लिए आपने, हरियाणा के 100 बंदे लिए। हरियाणा की जो सैंपलिंग करेगी लॉटरी सिस्टम से, उसमें ऐसे बंदे फंस गए मरियल टाइप के फंस गए, और बिहार के जो बंदे फंसे सब ताकतवर फंस गए। आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपने सैंपलिंग की थी। तो इसको क्या बोलेंगे, सैंपल एरर। और ये एरर कौन सी कहलाएगी, टाइप 1 एरर कहलाएगी, इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। दूसरा अब इन्होंने कहा कि भाई जब हमें पता है हमने कोई चीज ली, मेंटल एबिलिटी, हमने क्या किया यहां पर गुजरात और मराठी, गुजरात और मराठी इनकी मानसिक योग्यता लगभग बराबर है। ठीक, दोनों क्या है, लगभग बराबर है। और हमने यहाँ रिसर्च हाइपोथेसिस यूज करी, हमने कह दिया गुजरात वाले मराठियों से मेंटल एबिलिटी में अच्छे हैं। जो आप बात कह रहे थे सुन लो इधर, कि भाई गुजराती जो है मराठी से अच्छे हैं, हाइपोथेसिस हमने ये दे दी है। ठीक है, अब किसी वजह से दोनों बराबर आ जाए, मतलब ये क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ये कहलाएगी टाइप 2 एरर। ठीक है, गुजराती तो बराबर है और हमने ये लिख दिया, सॉरी ये फिर से एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए और ये एक्सेप्ट हो जाए, जो हम नहीं चाह रहे थे और वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको टाइप 2 एरर कहेंगे। हमें टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर में फंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इससे मतलब नहीं है तुम्हारे अब जो रिसर्च करने जा रहे हो तुम पीएचडी में, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कहीं थीसिस में लिखा जाएगा। समझ में आई बात, बस ये समझाना चाह रहा था टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस की बात आई। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस ही क्यों यूज करना है वो मैंने बताया। सर ये भी कहा जाता है सर टाइप 1 एरर इज मोर डेंजरस देन टाइप 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइप एरर डेंजरस होती है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गई है। सोचने की बात है, आपने मैंने क्या हुआ ना, मेथड बनाया, एक पुराना एरोबिक चल रहा है, एरोबिक से बोलते हैं एंडोरेंस, कार्डियो उसका एंडोरेंस मजबूत होता है। मैंने क्या किया, एक नई ट्रेनिंग बनाई। मैं नई ट्रेनिंग क्यों बना रहा हूँ, इस एरोबिक्स को फेल करने के लिए बना रहा हूँ ना मैं,
इसको फेल करना चाहता हूं मैं, उसके लिए मैं अपने एक बना दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बनाई। मैंने म्यूजिक लगा दिया यहाँ पर, कहा भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, म्यूजिक भी चलेगा और ये इस एरोबिक से अच्छी है। और मैंने यूज क्या की है, नल हाइपोथेसिस, नल को यूज किया मैंने अपने इसके अंदर, और वो नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो टाइप 1 एरर तो बोला ना इन्होंने, वो हमारे लिए सबसे घातक है। यार मैं तो नई एक विधि लेके आया हूँ, मेथड बना के लेके आ रहा हूँ, पता नहीं किन किन लोगों से बात करके आया हूँ, मेथड नया बनाया, नल हाइपोथेसिस मैंने यूज कर दिया, वो एक्सेप्ट भी हो गई, कहने में दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये तो घातक हुआ ना हमारे लिए। अब इससे ये मतलब नहीं है, लोग अपने दिमाग से निकाल देना कि आपकी पीएचडी 0 हो गई, पीएचडी में कोई फर्क नहीं है, आपको पीएचडी अवार्ड होनी है, ठीक है, इससे पीएचडी से कोई लेना देना, आपने रिसर्च करिए भाई। सर इसमें मेरा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि जो टाइप 1 एरर है वो टाइप 1 जो एरर है नल हाइपोथेसिस, अगर वो हमारी एक्सेप्ट हो गई, हम फिर भी अल्टरनेटिव ले रहे हैं अपने उसमें, ये टाइप 1 एरर था, तो सर हम इसको खुद ही जस्टिफाई करेंगे अपनी रिसर्च में कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई मगर हम फिर भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ ये टाइप 1 एरर है। नहीं, फिर भी नहीं कर सकते ना, क्यों कर रहे हो? आपके ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पे कर रहे हो ना, आपके डाटा कलेक्शन पे कर रहे हो ना। एक ये लोगों की कुर्सी है, ठीक है, मैंने ये कहा कि दोनों के बीच कोई मतलब दोनों एक समान है मजबूती मामले में लेकर, लेकिन नल हाइपोथेसिस के अंदर दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, जबकि देखने से लग रहा है कि ये दोनों कुर्सी में ये ज्यादा मजबूत है, तो ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि हम आगे जब पब्लिश करेंगे जनरलाइज क्या करें, क्या नॉलेज दे रहे आगे कि ये कुर्सी के बीच मजबूती के मामले दोनों बराबर है, जबकि वो गलत है, कि गलत इंफॉर्मेशन हम क्या करें, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, मगर जो टाइप 1 एरर था, शायद मैंने एक किताब ऐसे ही पढ़ा था, शायद मैंने गलत पढ़ा होगा, उसमें ये था कि जो टाइप 1 एरर है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है मगर हम फिर भी उसको छोड़ के अल्टरनेटिव ले रहे हैं अपने उसमें, तो ये टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर था कि अगर हमारी अल्टरनेटिव सुनो एक्सेप्ट ना, होती है, हाँ मेरी बात सुनो, ठीक है, इसमें जो confusion था, मैं तो तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी मैं तो साफ साफ एग्जांपल दे रहा हाँ, हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वैसे देखो मैं एक और रिवर्स एग्जांपल देखो ना, आप खुद सोचो इसको कि भाई आपने क्या किया, पहाड़ों पे हिल रनिंग, ठीक है, हिल रनिंग जो है एक नई टेक्निक आपने डेवलप करी, और एक कोई स्टैंड रनिंग पहले से बड़ी फेमस हो रखी है स्टैंड रनिंग, तो मैंने कहा नहीं यार मैं काम करता हूँ, मैं हिल रनिंग कराता हूँ, पहाड़ों पे चढ़ाता हूँ, जिससे कि मस्कुलर एंडोरेंस या जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो भी हम डेवलप दिखाना चाह रहे हैं कि वो अच्छी होगी। तो भाई एक तरफ तो हमने क्या रखा, हिल रनिंग, और एक हमने स्टैंड रनिंग। भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं शोध कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ हिल रनिंग जो होगी स्टैंड रनिंग से अच्छी बनाऊंगा, दिखाऊंगा, इसलिए तो बना रहा हूँ मैं। तो कहने का मेरे दिमाग में क्या है, ये क्या है, एक्चुअल स्थिति है, ये मेरे दिमाग में एक्चुअल स्थिति ये चलती है, भाई ये होना चाहिए, बट मैंने क्या किया, यूज किया नल हाइपोथेसिस यूज किया, भाई हिल रनिंग और स्टैंड रनिंग में कोई अंतर नहीं लिखा मैंने, ठीक है, और ये एक्सेप्ट हो जाए, तो जो मेरी सोच थी वो तो बेकार हो गई, मेरी मेहनत तो बेकार हो गई, रनिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ बट ये कि आपको अवार्ड होगी, इसमें ये तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपकी रिसर्च रुक जाएगी, रिसर्च तो किया आपने, हाँ। अब मैं हेरिडिटी उसका बताया मैंने कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है, कईयों का रिजल्ट हेरिडिटी आ रहा है, कईयों का एनवायरनमेंट आ रहा है, चल रही है रिसर्च अभी भी, क्लियर हो गया चीज, आगे बढ़े इस पे। अब आता है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, क्योंकि अब जो आपने हाइपोथेसिस दे दी है, जो आपने हाइपोथेसिस लगाया 0.05 लेवल के ऊपर, उसको टेस्ट करना है, जो भी आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब टूल कैसे यूज होते हैं नोट करने की जरूरत है। अगर आपकी स्टडी के अंदर कंपैरिजन यूज होता है, मतलब तुलना करना, अब देखना तुलना कितने के बीच में कर रहे हैं, तुलना अगर 2 के बीच में कर रहे हैं तो यहां टी टेस्ट लगे, तुलना अगर आप 2 से अधिक कर रहे हैं, सपोज 3 पे कर रहे हैं, तब भी आप P से भी काम चला सकते हैं, जैसे लीग खिलाते हैं वो,
तीन जनों के बीच में मैच, तीन जनों के बीच में लीक कराएंगे तो कितने मैच होंगे? 3 होंगे। 3 ही बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। 3 जनों के बीच में लीक कराओगे तो कितने मैच होंगे? 3 होंगे ना। कंपैरिजन करोगे भाई, ए का बी से कर दो, फिर ए का सी से, फिर बी का सी से, 3 बारी तो हुआ। तो वहां भी आप टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप अगर 2 से ज्यादा हो गए तो एफ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं आप। एफ टेस्ट, टी टेस्ट कब यूज होता है? व्हेन वी हैव टू कंपेयर बिटवीन टू, दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं। टी टेस्ट बोल सकते हैं इसको, टी रेशियो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। एफ टेस्ट जब यूज होता है कि जब 2 से अधिक है। जब 3 ही है आपके पास तो आप टी टेस्ट का भी यूज करके कर सकते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट टी टेस्ट। ठीक है। और एफ टेस्ट का 2 से अधिक होता है, ये थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसेस लंबा हो जाता है। अब टी टेस्ट में क्या फॉर्मूला लगता है? m1 माइनस m2 अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 डिस्ट्रीब्यूशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2। बस फॉर्मूला ही। m1 मतलब मीन, पहले का मीन, दूसरे का मीन, पहले का स्क्वायर डिवीजन, दूसरे का स्क्वायर डिवीजन, और नीचे n1 और n2। ठीक है। ये हम n1 n2 क्यों लिख रहे हैं? ये n1 और n2 कब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि व्हेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर नॉट इक्वल, जब सामान्य नहीं है, ये क्या पता 70 थे, दूसरे 55 रहे, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, 70 और 55 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तब n1 n2 यूज कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही बराबर होते तो n1 n2 के दोनों जगह n लिख देते हम। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? मैं अभी सीधे स्टैटिस्टिक्स पे आता हूं, है ना, क्योंकि हम टेस्टिंग और हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि टी टेस्ट का मतलब जहां 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ये सूत्र तब लगता है कि जब दोनों के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बराबर ना हो। ठीक है, जब बराबर ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अनकोरिलेटेड। टी टेस्ट। अब जब बराबर होते हैं तो इसी फॉर्मूले के अंदर क्या होगा? अगर कोरिलेटेड है, सपोज n1 इक्वल टू n2 है, तब सूत्र क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n माइनस r रूट के अंदर सॉल्यूशन 1 इनटू सॉल्यूशन 2। ये फॉर्मूला इस सॉल्यूशन का ये क्या सिग्मा है, में इसको बोलते हैं कोरिलेटेड टी टेस्ट। ऐसे भी सकते सर, ये जो कंट्रोल के अंदर रहेगा, क्योंकि दोनों में हर समान है तो नीचे कंबाइन में सिंगल है। हाँ, सिंगल भी कर सकते हैं, बट मैं जो अब किसी को जब नए बच्चों को सिखाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा चाह रहा था दोनों को एक जैसा दिखा दूं पहले, क्योंकि मैं अभी बता रहा था जो गोल मार रहा था, नहीं तो मैं क्या करता सीधे एक नीचे लाइन खींचा एंटर कर। जब भी आप भी कभी सिखाओगे तो पहले ऐसे ही करते, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है कोरिलेटेड। अब टी टेस्ट के मामले में 2 तरीके के टी टेस्ट होते हैं। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एक को बोलते हैं डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट टी टेस्ट। आदित्य ये सब नहीं पढ़ा हुआ है ना? ये सब वाइवा में पूछ रहे थे कि भाई आप टी टेस्ट लगा रहे, कौन सा लगा रहे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? अब सोचने की बात है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि 2 ऐसे ग्रुप जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग, लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप,
उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? जहां जो दो ग्रुप है ना भाई, यहाँ पर दो ग्रुप रहे थे ना, मीन वन का पहले ग्रुप का, मीन दो ग्रुप थे। जो दो ग्रुप है अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं अलग अलग हैं दोनों ग्रुप की, तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं। नोट कर लेना है। जब दोनों समूह की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो तो वहां इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होता है। जैसे लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, नोट करते जाओ। लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप। विवाहित महिला, अविवाहित महिला। फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर। ठीक। अब डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब एक ग्रुप दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए। कहने का बाद दोनों की विशेषता सेम हो, दोनों सेम हो। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी हरिद्वार के, उनके दो ग्रुप बना दिया आपने, दोनों की विशेषता सेम है ना, वो भी फुटबॉल प्लेयर, हम भी फुटबॉल प्लेयर, दोनों की विशेषता सेम। या भाई मैंने आया यहाँ के बीपीएड के 40 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, उन 40 स्टूडेंट का पहले मैंने बोला भाई इसकी आई टेस्ट मेजर किया जाए, आंखों की क्या रोशनी कैसी है, आई साइड नापेंगे, वो नोट कर ली। तो मैंने क्या लिया उनका प्री टेस्ट। प्री टेस्ट किसका लिया मैंने? आई साइड का। किसका लिया मैंने? 40 बीपीएड स्टूडेंट, है ना। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे कोई भी टॉपिक बोलो, मैं दिमाग में तुरंत डिजाइन बनाऊंगा और फिर बता दूंगा ये स्टैटिस्टिक लगेगी, ये क्यों आ गया, एक्सपीरियंस के कारण आ गया। वही मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि कौन सा इसमें स्टैटिस्टिक लगेगी, तुरंत बता दूंगा। ठीक है, तो प्री टेस्ट किसका किया? आई सेट का। कितने? 40 बच्चे बीपीएड स्टूडेंट का किया। उसके बाद आपने कहते 4 मंथ आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्या दिया? इनको त्राटक कराया। त्राटक क्या है? क्रिया। त्राटक क्रिया कराई 4 महीने तक। फिर दोबारा से पोस्ट टेस्ट लिया। क्या किया? आई साइड नापी फिर से इनकी। तो यहां पर जो 40 बच्चे थे, इन्हीं 40 का तो नापा आपने यहां पर। तो अब बताओ यहां पर कौन सा टी टेस्ट लगेगा? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। वही बंदे सेम है। जहां प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिख लो, वहां नोट लिख लो, नोट। जहां प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यूज हो रहा है वहां भी डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होता है। जहां प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यूज होगा वहां भी डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगा। विशेषता सेम होगी तब भी आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट विशेषता सेम है ना। ठीक है, अब भाई ये क्या मामला है, ये क्यों लिखवाया गया? आपको भी दिमाग में आ रहा है ये क्या लिखवा दिया, फॉर्मूला तो यही था। ठीक है, अब क्योंकि हम टेस्टिंग और हाइपोथेसिस करने जा रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब देखो आप इंडिपेंडेंट, जिसमें दोनों ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अब जब हम
टेबल की वैल्यू देखने जाते हैं, क्योंकि इसमें जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसमें दो वैल्यू होती हैं। एक को बोलते हैं हम कैलकुलेटेड वैल्यू, जो किससे आती है, फॉर्मूले से आती है। जो आपने डाटा का कलेक्शन किया उस फॉर्मूले को पुट करते हैं। जो अभी आपने डाटा का कलेक्शन कर रखा है उसको जो फॉर्मूला हमारा मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को वहां पहुंचाओगे आप। कैलकुलेट करने के बाद जो निकलेगा उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। भाई किसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, टी, तो क्या बोले, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। एफ की है तो एफ, कोरिलेशन की तो कोरिलेशन। ठीक है, एक होती है टेबुलेटेड वैल्यू, टेबल की वैल्यू। अब टेबुलेटेड वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला होता नहीं है। टेबुलेटेड वैल्यू के लिए हमें टेबल देखनी पड़ती है। अब जब टेबल देखेंगे तो टेबल में पहले हमें दो चीज फिक्स करनी पड़ती है। नंबर 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम कह रहे हैं कि हमारा सोशल साइंस है तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं। दूसरी चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता की दर। स्वतंत्रता की दर। अब ये भाई क्या मामला है, ये क्या है, स्वतंत्रता की दर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा यार बीपीएड के 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को 20 बच्चे लेने हैं, तो मैं 20 बच्चे कैसे लूंगा, सैंपलिंग से लूंगा ना जी। ये तो लूंगा हट्टे कट्टे सब ले लूंगा, तब तो फिर रिसर्च तो हो ही नहीं सकती है आपकी। क्योंकि रिसर्च क्या होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, किस पे, समाज पे। मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है पूरे समाज पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। नहीं अच्छे अच्छे ले लिए तो समाज तो गया है फिर तो हम जो सैंपलिंग कर रहे हैं, हमने जो 20 बच्चे लिए, 20, हम उसमें पहले से ही मान के चलते हैं कि शायद एक बच्चा हमसे सैंपलिंग में गड़बड़ी से सिलेक्शन होता है, उसको पहले ही बाहर कर, चल बाहर जाए, स्वतंत्र कर देते हैं। मतलब उसको बाहर कर दिया तो बच्चे कितना 19 ना, ये कहेंगे भाई ये स्वतंत्र है, इसमें दिक्कत नहीं है कोई भी। एक गड़बड़ी हो सकती थी। तो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इस इंडिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट के लिए जो सूत्र होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डीएफ का, वो होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। और इसके लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट है तो n माइनस 1। समझ में आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जो हमने सैंपलिंग करी है उस सैंपलिंग के अंदर कोई बंदा ऐसा सिलेक्शन हो सकता है जो गलत हो, उसको पहले बाहर कर दो, जिससे हमारी स्टडी इफेक्ट ना हो, इसलिए उसको पहले से बाहर कर दिया। डेटा कलेक्शन के दौरान उसको तो इन्वॉल्व करेंगे ना, वो तो आपको ये तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस तो लास्ट में जब आप रिजल्ट निकालने जाते तब की बात है। हम पहले से मान के चलते हैं यार हमसे सैंपलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, उसको बात, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। तो टेबल के अंदर ये दो चीजों को देखा जाता है, ठीक है सर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो इसका फॉर्मूला है, वेरिएबल मत बोलो, इंडिपेंडेंट ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो ये सर जो फॉर्मूला है 2 ग्रुप्स के लिए, अगर टी की बात, टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये टी की बात कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं एक जब टी से स्टार्ट करूंगा तब आपके बाकी चीजें समझ में आती चलती हैं, इस एक को समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई। 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, और डिपेंडेंट है तो ये यूज होगा। अब मैंने कहा कि भाई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 20 बच्चे और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 20 बच्चे, 2 बच्चे लिए, उनकी मेंटल एबिलिटी नापनी है मुझे। तो यहाँ के 20 और वहां के बच्चे क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट क्यों? दोनों देख जैसे ही है। उस बच्चे का वहाँ भी एडमिशन हो सकता है, उसका यहाँ भी हो सकता है, तो क्या हो, कैटेगरी तो एक ही है, बी पे करने आए हैं। इसका मतलब तुम या तो उसको मान रहे हो एचएनबी गढ़वाल बहुत बढ़िया है, भाई आप ही बोल रहे हो इंडिपेंडेंट, इसका मतलब एचएनबी गढ़वाल को अच्छा मान रहे हो, तो ये मत बोलो ना, आप बोलो भाई दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, एक जैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दोनों की एक जैसी है। डिपेंडेंट होगा कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है, जब कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है तो डिपेंडेंट क्या n-1, 20 था तो 20 - 1 इक्वल टू 19। इस 19 को हम 0.05 लेवल पर टेबल पे देखेंगे, वो मेरे ये देखो टी की टेबल, आपको जहां भी जितने भी स्टैटिस्टिक्स बुक मिलेंगे तो टी की टेबल मिलेगी, ये टी की टेबल है। अब टी की टेबल में देखोगे आप, मैं दिखा रहा हूं ऐसे, ये देखो दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखो इधर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखे हैं देखो, ठीक है, किताब घुमा लो एक बार, ये फोटो खींचो, आप तुमको तो पीएचडी स्कॉलर का एक ग्रुप बना दीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना, हाँ, खट से एक फोटो खींचो डाल, फोटो और ही डालना खरीद लो क्यों इसको इशू कराओगे, ये 60-70 रुपए की बुक आएगी, लाके रख लो अपने पास, ठीक है। अब ये बुक में टेबल है तो छोटी टेबल दे रहा, कायदे में टेबल बड़ी होती है, फोटो ठीक है, हो गया। आप देखो, अब मैं इसी को दिखाना चाह रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 19 को 0.05 पे देखो क्या आ रहा है, 19 को 0.05 पे, हाँ 2.09, ये क्या निकल के आई आपकी टेबुलेटेड, ये कौन से निकल के आई, टेबुलेटेड 2.09 टेबुलेटेड वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये तो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, 2.09 आ गई, जो आपने कैलकुलेटर करके वैल्यू निकाली होगी, सपोज मान के चलो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई क्या 5.35, तो वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट करने आ रहे हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अब आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू आ गई, तो आप क्या करोगे,